आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम छेड़ने लगे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए तो बच्चे बेचारे को जो है ना आपने वो डाकिया बनाया हुआ होता है। जाओ अपने अब्बू से कह दो खाना रेडी है, जाओ अपनी अम्मी को कहो अभी मुझे नहीं खाना। तो ये आपस में बच्चा बेचारा कभी एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे तक पैगाम पहुँचा रहा होता है। और जब आप ये मत समझें कि उस मौके पर वो किसी से फ़ायदा उठा सकता है या अपनी बात मनवा सकता है। वो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि अगर बड़ों की लड़ाई हुई भी है तो नज़ला उस पर गिरने के पूरे इम्कानात हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में ये वहाँ पे अगर बातचीत बंद है तो फिर उसकी हर चीज़ को देख लिया जाएगा। अगर कमरा साफ़ नहीं हुआ है, अगर टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं या किसी चीज़ की आप इजाज़त तो लेके बताइए कि आपने आइसक्रीम खाना है, वो भी खाने से पहले। सो द पॉइंट इज़ कि जब बड़ों की लड़ाई होती है तो उसका नज़ला छोटों पर क्यों गिरता है। और ये बाय द वे आप पावर के पैराहे में भी देख सकते हैं। ऑफिस में देखें, बड़े बॉसेस की अगर लड़ाई हो जाए तो बीच की जो टीम होती है, जो बाकी लोग होते हैं, वो इसके अताब में आ जाते हैं। तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत घर से करते हैं, लेकिन फिर इसके जो जो ज़ाविये निकलते हैं, आप इसको जितना आगे तक ले जाना चाहें आपको समझ आ जाएगा। आप मिनिस्ट्रीज़ में देख लीजिए, आप सिविल सर्विसेज में देख लीजिए। एक इंसान है जिसने बेचारे ने सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है, लेकिन बॉस का मूड अगर ख़राब है, बॉस ने किसी से पंगा लिया हुआ है, तो वो सारे अगर जो कानूनी ज़ाब्ते हैं उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर कर अपनी अना के लिए कुछ करना चाहता है तो पीछे वाला बेचारा एमी पिस जाता है इसके अंदर, क्योंकि कल को जब पूछगछ होगी तो बॉस से नहीं असल सवाल उस छोटे से किया जाएगा। आइए इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। आज हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेज़ इरम ज़िया। बहुत बहुत शुक्रिया इरम जी आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा मुझे सना मुख्तार ज्वाइन कर रही हैं जो कि HR मैनेजर हैं सैफायर टेक्नोलॉजीज़ की। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट माई वेरी डियर फ्रेंड उस्मा अल करीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल चाल हैं आप सबके? खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले जी उस्मा, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ और ख़ास तौर पे मीडिया की भी आपने आपसी चपकलिश देखी है कि आज इसकी रियासत है, आज इसकी हुकूमत है, फिर थोड़े दिनों के बाद आप देखते हैं कि जैसे जैसे अदवार बदलते हैं, आसमान रंग बदलता है, तो चीज़ें बदल जाती हैं। क्या वाकई बड़ों की लड़ाई में छोटे पिसते हैं आपके एक्सपीरियंस में? एक लफ्ज़ में जवाब दूं तो यस। हाँ। थोड़ा इलेबरेट करूं तो बहुत ज़्यादा पिसते हैं। छोटे क्या बल्कि आपके साथ जो लोग एसोसिएट होते हैं वो भी साथ साथ पिसते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट की बात करें तो ऑफ कोर्स एक तो होता है कि चले ग्रुप बंदी तो होती ही है, लेकिन साथ साथ एक अजम्पशन होता है कि ये उस ग्रुप का आदमी है या ये उस बॉस से ज़्यादा क्लोज है। तो जब रिजीम चेंज होती है तो उस बॉस से क्लोज सारे लोगों के ऊपर जो है दूसरे वालों का नज़ला गिर जाता है। वो आज कहते हैं ना कि क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, तो वो तो बिल्कुल है। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो आई थिंक हम क्यों हैं, ये एक बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। क्योंकि शायद हम देखते ही ये आए हैं, एनवायरनमेंट ही यही है। आप देख लें वेस्ट में ये एनवायरनमेंट अब बहुत हद तक कम होता जा रहा है। सही। लेकिन हमारे यहाँ या देसी जो हैं वहाँ पे अभी तक यही है कि अम्मा अब्बा की लड़ाई हो गई, इवन दादा से बाप बेटे की लड़ाई हो गई या माँ बेटी की लड़ाई हो गई, लाइक नानी और अम्मा की लड़ाई हो गई। ये तो सारे आप अच्छी अच्छी वाली बातें कर रही है ना। दादी और अम्मी की लड़ाई हो गई, यानी सास और बहू लड़ पड़ी, या फिर नंद और भावज का झगड़ा हो गया, तो उनके बच्चे खामखा इसका ताब भुगतते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये भी होता है कि आप उनके बच्चों के साथ भी जो है वो डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे तो आपस में मिलते ही रहेंगे। तो यस, क्यों हो रहा है ये नहीं पता, शायद चला आ रहा है नस्ल दर नस्ल, तो चलता चला जा रहा है। ये सवाल मैं लेके आना चाहूँगी इरम जी के पास। इरम जी, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, अक्सर जो है खाका हमारे ड्रामों में, कहानियों में खींचता है, और हमने अपनी आंखों से देखा भी है कि अगर दो भाभियाँ आपस में लड़ गई हैं तो बच्चे आराम से खेल रहे होते हैं, एक भाभी निकल के अपने बच्चे का हाथ पकड़ के कान मरोड़ के ले जाती है, कोई नहीं खेलना तुमने, और उस वक्त सारी उस बेचारे के ऊपर डिसिप्लिनिंग कि हर वक्त खेलते रहते हो। सबको साफ पता होता है कि बच्चे पे नहीं, असल मसला ये है कि ये दो आपस में क्यों बैठे हुए हैं। क्या कहेंगी, ऐसे आपने कभी फेस किया सिनेरियो? सिद्रा, हम लोग माशाल्लाह अगर बड़े उस पर देखें तो हम 4 देवरानियाँ जिठानियाँ एक साथ रहते हैं। और लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना तो आई रिमेंबर कि अम्मा ने मुझे एक बात कही थी कि बेटे बच्चों के ऊपर कभी नहीं लड़ना। हालांकि उस वक्त तो कोई ना बच्चे का तस्वुर था ना था, लेकिन ज़रा घर में बहुत सारे बच्चे थे तो उनका यही था कि हमें बच्चों के ऊपर नहीं लड़ाई करनी, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि बच्चे फिर आपस में मिल जाते हैं और बड़ों की जो लड़ाई है वो कंटिन्यू रहती है।
तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप अपने अंदर वो पेशेंस लेके आएँ। लेकिन अब मैं देखती हूँ उसी घर में कि कुछ लोग शायद ऐसे आए हैं कि अगर उनकी किसी से नाराज़गी है तो वो अपने बच्चे को उठा के ले जाते हैं। अब वो बच्चा बेचारा माँ से थप्पड़ भी खा रहा है, वो डांट भी खा रहा है, उस पर सख्ती भी हो रही है कि तुमने नहीं खेलना। यार अगर मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि भाई आप में गट्स हैं तो आप आके अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो। आप बताओ कि भाई मुझे आपसे ये प्रॉब्लम हुई, मुझे आपकी ये बात बुरी लगी। वाई यू आर टेकिंग आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन योर चाइल्ड। उस बच्चे का क्या कसूर है? अब मियाँ बीवी में भी यही मसला है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान आपस में लड़ाई होती है, जैसे शुरू में तुमने कहा कि वो बच्चों को डाकिया बना दिया जाता है कि अम्मा से ये कह दो, अब्बा से वो कह दो। हाँ। मज़े की बात ये समटाइम दे आर शेयरिंग द सेम रूम, सिटिंग इन अ सेम रूम, और तब भी बच्चों का एड्रेस कहा कि अपने अब्बा से ये कह दो, वो कहते हैं अपनी अम्मा से ये कह दो। अच्छा, उसमें बच्चे कभी कभार ऐसा करते हैं, अगर पेरेंट्स की रिलेशनशिप हेल्दी रही होती है और फिर बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो देखते हैं कि अभी थोड़ा मूड ख़राब है, तो वो किसी भी एक की तरफ होके थोड़ा सा फन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि आने सच्ची बात है उस वक्त आपकी जो हैसियत है ना, आप ऐसे इमेजिन करें आप एक टेनिस मैच खेलने आए हैं, जो बात कही भी जा रही है ना कि दूसरे को कह दो, सिर्फ आंखों से इधर उधर देखें और किसी भी लम्हे ये महसूस ना करें क्योंकि ये जोड़ी बहुत पुरानी है, ये थोड़ी देर लड़ेगी, ये दोबारा एक हो जाएंगे। अगर आपने उस वक्त किसी एक की भी साइड ले ली तो ये अपनी लड़ाई भूल के आपको डांटना शुरू कर देंगे। उसमें ये अक्सर होता है ना कि अगर आपने उस वक्त ज़रा एक लम्हा था ऐसा कि नहीं, आपको लग रहा है कि आपको अपने फादर को डिफेंड करना चाहिए या अपनी मदर को डिफेंड करना चाहिए, तो थोड़ी देर के बाद अम्मा खुद डांटेंगी कि ये तो हमारी आपस की बात थी, तुमने अपने बाप से ऐसे बात कैसे की। मैं एक एग्जांपल शेयर करूं। अब तुमको पता है कि अब हर मियाँ बीवी में आर्ग्यूमेंट होते हैं। हाँ। तो मेरे और अलकरीम का एक दफ़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था, लड़ाई नहीं हो रही थी, आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो हमारा बेटा इलियान जो है वो आया आके बोलता है कि आप लोग ना आर्ग्यूमेंट बंद कर दें। तो मैंने फौरन मुड़ी, मैंने कहा ठीक है, तो आप और इलिया यानी कि दोनों जो बहन भाई हैं, हाँ। मैंने कहा आप दोनों भी अपने आर्ग्यूमेंट बंद कर दें। तो उसने एक लम्हे के लिए पॉज दिया, कहता है ओके कंटिन्यू। तो मैंने फौरन ये बात समझा दी कि बेटा जैसे आप बहन भाइयों की लड़ाई होती है ना, ऐसे ही हम मियाँ बीवी की भी आपस में लड़ाई होती है। अच्छा, लेकिन मैंने नोटिस किया बच्चे बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। मैंने एक दफ़ा एक बच्चे को ऑब्जर्व किया कि ना वो वापस आ रहा था, उसके माँ बाप लड़ रहे थे और माँ बाप पता नहीं किसी बात पे उसको कहा कि दादी को ये कह के आओ। जब दादा दादी के कमरे का रुख किया तो वहाँ से भी किसी आर्ग्यूमेंट की आवाज़ आ रही थी, तो वो नीचे उतरते हुए कहता है मैरिड पीपल आर ऑलवेज फाइटिंग। ये जो शादीशुदा जोड़े हैं ये हर वक्त ही लड़ते रहते हैं, ये इनकी पसंदीदा हॉबी है शायद। अच्छा, ये नज़ला बच्चों पे नहीं गिरता, खाली माँ बाप पे भी गिरता है। अगर मियाँ बीवी की लड़ाई है तो एक नज़ला बच्चों पे गिरेगा और बीवी जो है वो शायद अपने सास ससुर से भी बात करना बंद कर देती है। yes. ससुर से तो नहीं, लेकिन सास से मैंने अक्सर देखा है कि बात करना बंद कर देती है। लेकिन इसी चीज़ को बिल्कुल सही कह रही हैं, हमने घरों की बात कर ली, लेकिन जो शुरू में आपने बात की थी ग्रुपिंग की, कि अक्सर आपकी लड़ाई अगर एक शख्स से है, किसी एक टीम मेंबर से, किसी कॉलीग से है, तो जो आपका तसव्वुर में है कि भाई इसके ये सारे क्लोजेस्ट दोस्त हैं, ये इसके भाई बंधु हैं या ये ग्रुप बना हुआ है, आप सबसे एक तरह से नाराज़गी मोल ले लेते हैं। वेरी क्विकली सना, क्या आपने अपने इर्द गिर्द ये देखा है और इसका नतीजा क्या निकलता है वर्क एनवायरनमेंट पे? जी, थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर हैविंग मी टुडे, और माशाल्लाह यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। इतने डिफरेंट टॉपिक्स पे आप बात करती हैं और ये बहुत अच्छा है आपके काम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स द टॉपिक जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जब अपने बचपन में थे तो लाइक हमने भी ये चीज़ें फ़ेस की, यू नो, कि जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो तो फिर आपको ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना इसमें कम्युनिकेशन का रोल है, क्योंकि लोग आपस में, मियाँ बीवी आपस में या सास ससुर या आपका बेटा, आप लोग आपस में जो है ना वो कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो आपके बच्चों पे उस तरह बहुत बैडली इफ़ेक्ट करती हैं। इसी तरह अगर हम वर्क बैलेंस की बात करें तो डेफिनेटली अगर आपकी अपर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो लोअर मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका बॉस जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अगर कोई अपना इशू उनके साथ शेयर करना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं
तो बॉस अगर इतने काइंड नहीं है तो वो डेफिनेटली वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे जो एम्प्लॉयज़ हैं कि हम किस तरह इनसे बात करें, ये तो बात सुनते ही नहीं है, इन्होंने तो हमारी बात माननी ही नहीं है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल। अच्छा ऐसा ना एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन जो अच्छी बात होती है कि एटलीस्ट जो आपके कवायद और ज़वाबित जिसको हम कहते हैं कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो कई दफ़ा आपके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर देता है। लेकिन हाँ, जो मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं जिनको ना सुनने की आदत नहीं होती, जो अपने अंदाज में चीज़ों को मोड़ना चाहते हैं, वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अपने मुताबिक नैरेटिव चेंज करने के लिए, नैरेटिव बिल्ड करने के लिए या अपनी पसंद का काम करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ अ पॉइंट वेयर पीपल कैन फील वेरी वेरी हेल्पलेस, क्योंकि अगर आप ये वाली जंग में पड़ गए ना कि यहाँ से ईमेल चली, यहाँ से अप्रूवल आई, फलाना, तो इसमें नुकसान कभी कभार पूरे इदारे का होता है। तो कभी कभार आप पे प्रेशर ये भी होता है कि आप अपनी वफ़ादारी का एक तरह से सबूत दें। अक्सर बड़ों की लड़ाई में जब छोटों को या अपने किसी ख़ास को इस्तेमाल किया जाता है, या जो भी शख्स आपके मातहत है आपको रिपोर्ट कर रहा है, तो आप उससे कोई ऐसी बात भी मनवाने की कोशिश करते हैं जिसमें आप अपनी हद से तजावुज़ कर रहे हैं, जो आपके स्कोप ऑफ वर्क में नहीं आती, आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती। और उस वक्त जो छोटा होता है, जो आपका मातहत है, जो आपको रिपोर्ट कर रहा है, वो बड़ी एक ऑकवर्ड पोजीशन में चला जाता है। इरम जी क्या कहेंगी, ये हमारे तमाम ही ऑर्गेनाइजेशंस का वतीरा है, पहले अपने साथ लोगों को जोड़ना, एक ग्रुप बनाना, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना कि भाई तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन कल को अगर बॉस मुश्किल में है तो आपके रिपोर्टी से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो आपका साथ दे। अच्छा देखो सिद्रा, इसमें सिर्फ ये बात भी नहीं है कि बॉस हमेशा मुश्किल में हो। एक तो हमारे गवर्नमेंट इदारों में उमूमन ये होता है कि एक कॉल के ऊपर ऑर्डर आ रहा होता है। अब उस वक्त सबऑर्डिनेट जो है, चाहे वो जितनी अच्छी पोजीशन पे हो, फ़र्ज़ करो कि अगर कोई कराची को भी हेड कर रहा है, लेकिन अगर फ़ोन आ जाता है कि जी आपने ये करना है, अब वो रिटर्न में तो कुछ नहीं दे रहे हैं, उस फाइल के ऊपर साइन उस बेचारे ऑफिसर की आ रही है जिसने सिर्फ वो कॉल रिसीव की है, और क्योंकि हेड ऑफिस से कॉल आई है, चेयरमैन की ले लो, कमिश्नर की ले लो, और उसने वो काम करने ही करना है। मिनिस्टर की ले लो, नहीं करेगा। तो अच्छा बहुत सारे ऑफिसेज हैं जिसमें मिनिस्टर्स डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करते, वो करेंगे चेयरमैन को या वो करेंगे कमिश्नर को। अब उसने फिर अपनी चाबी चलानी है, और जिस भी सेंटर का काम होगा, अब कभी खुदा न खास्ता ज़िंदगी में अगर ये वो फाइल खुल गई, वो करप्शन सामने आया, तो नोबडी नोज़ कि जी किसकी कॉल आई थी, उसका तो कोई सबूत ही नहीं। फंसता हमेशा वो बेचारा है जिसने साइन की, क्योंकि वो साइन करे तो मुसीबत, ना करे तो बॉस साहब का। और इसका सबसे आसान हल पता है क्या होता है, लोग ले लेते हैं अपनी कोई भी मेडिकल लीव और वो होते ही नहीं है। अच्छा ये बहुत मुश्किल होता है, मैं तो बताऊँ ये भी बहुत मुश्किल होता है कि आप अचानक से मेडिकल लीव ले लें, क्योंकि कुछ काम आपके बगैर नहीं हो पाते। और एक चीज़ ये होती है कि अगर आपका कोई बॉस है जो बहुत अच्छा है, आप उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उससे ऊपर वाले खुश नहीं है, तो जब वो बंदा जाएगा तो क्योंकि आपने उसके अंडर काम किया, अब ऊपर वालों का नज़ला उससे तो वो निकाल नहीं सके, वो आपसे निकालेंगे। तीसरी बात ये होती है कि हमेशा हम देखते हैं ना, दो हाथियों की लड़ाई में जंगल के बहुत सारे बेचारे जो छोटे जानवर हैं ना, वो पिस जाते हैं। या मिसाल देते हैं कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। तो अक्सर ऑफिसेज में ये होता है, प्राइवेट इंडस्ट्री में तो बहुत ही ये होता है कि अगर दो बॉसेज हैं और उनमें से लड़ाई हो गई या एक को कहीं अच्छी ऑफर आई, तो उसकी एक टीम बनी होती है। वो उस ऑफिस से जाते जाते पूरी टीम को अपने साथ ले जाते हैं। तो मीडिया में भी देखते हैं, जितने आप पावरफुल बड़े प्राइम टाइम के बड़े शोज देख लें, जब वो एंकर पर्सन किसी और इदारे, किसी और चैनल को ज्वाइन करता है, पूरी टीम साथ जाती है। अच्छा, इसको अक्सर उस्मा एक कमराडरी भी कहते हैं, ये टीम की आपस की केमिस्ट्री भी होती है, वो अच्छा काम साथ में करते हैं, या हाउ डू यू मेक एन अंडरस्टैंडिंग, क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इट्स अ कंफर्ट जोन, मतलब इट्स अ नॉन इशू। अब जाहिर सी बात है, जिनके साथ आप काम करते रहे हैं, आपकी एक परफॉर्मेंस बनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें जो कि कहीं नहीं जा रही होती हैं, लेकिन एक दूसरे हम समझ लेते हैं, तो आई थिंक इट्स अ कंफर्ट जोन एंड देयर इज़ नो हार्म। हम अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात करें तो हम सब यहाँ पे पैसे कमाने के लिए और काम करने के लिए बैठे हैं। अगर पूरी टीम कंफर्ट जोन के साथ कहीं जाती है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए, तो देयर इज नो हार्म इन इट। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पे उस्मा पूछना चाहूँगी कि फिर ये जो आपके साथ टीम है, इनकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ आप ही से मशरूत नहीं हो गई? यानी इनको तो फिर आप मशरूम की तरह लेके चल रहे हैं, जहाँ आप हैं तो वहाँ इनका सिक्का चलेगा, लेकिन आप इनको ना अपने से दूर होने देते हैं, ना अपने से आगे बढ़ने देते हैं। वो तो टीम का कसूर है ना, मतलब अगर मैं किसी टीम के साथ हूँ और
मेरा अपना काम जो है उसकी आइडेंटिटी मैंने खुद नहीं बनने दी, मैं खुद भी कंफर्ट जोन में आ गई हूँ कि बस इन्हीं के साथ रहूंगी, तो फिर लोग मुझे नहीं जानेंगे, मेरे काम को नहीं जानेंगे। तो मुझे अपने आप को तो सेल करना है, लेकिन साथ साथ अपने काम को भी सेल करना है। अच्छा, तो एज एन इंडिविजुअल आपने देखा होगा बहुत से प्रोड्यूसर्स या बहुत से एंकर्स अलग भी हो जाते हैं, आपके राइटर्स अलग हो जाते हैं, तो मैंने अपने काम की शिनाख्त बनाई। अच्छा, ना सिर्फ अलग हो जाते हैं, आज ये बात करनी भी ज़रूरी है उस्मा, बेयारो मददगार भी हो जाते हैं। सना, आपने अक्सर ये मिसाल देखी होगी कि एक शख्स मूव हो गया, किसी बड़े इदारे में गया, उसको ख़ुद बड़े सुनहरी बाग दिखाए गए थे, उसको कहा गया था कि सब कुछ बड़ा अच्छा होगा, वो अपनी टीम को भी उसी जगह से जहां वो स्टेबल थी लेके आ गया, लेकिन दाल नहीं गली, बल्कि पता चला कि वो जो हेड जिसको लेके आए हैं उसी को फायर कर दिया गया। अब जो बेचारे बाकी थे, ना वो पिछली नौकरी के न रहे, ना इस जगह पे किया, और शायद बड़े को तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हों, जो बेचारा निचला बंदा होता है जिसके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो तो बहुत मुश्किल में आ जाता है। जी बिल्कुल सिद्रा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक न्यू जॉइनर हमें ज्वाइन करता है तो उसका पूरा बैकग्राउंड होता है कि वो पहले एक्सपीरियंस लेके हमारे पास आता है। किस लिए आता है? अपने बेटर जो है लर्निंग के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हमारे पास आता है। तो जब ऐसा चीज़ें उसको हमारी कंपनी में भी नहीं मिली तो डेफिनेटली ही विल रिग्रेट कि मुझे यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए था, और एज सच मेरी भी यहाँ पे कोई ग्रोथ और वो चीज़ें नहीं हैं। तो डेफिनेटली हमें उसके लिए जी तो यही सवाल अगर इरम जी मैं आपके पास लेके आऊँ कि क्या आपको लगता है कि वाकई इंसान इतना मजबूर होता है, उसकी कोई से नहीं होती, या अपने से छोटों को जिनको आप अपने आसरे पे लाए हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको एडजस्ट कराना, ये आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? देखो बिल्कुल सिद्रा, अगर आप अपनी टीम को अपने साथ लेके मूव आपने किया है तब तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। अब अगर आपकी वहाँ नहीं बनी, आपको ही फायर कर दिया गया, तो डेफिनेटली वो उस टीम को भी नहीं रखेंगे, या तो उस टीम में कोई शख्स इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा कि फिर वो उससे पर्सनली सिर्फ 1 या 2 बंदों से डील करेंगे कि भाई आप इस ऑफिस में रह सकते हैं। अब उस वक्त उसके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि अपनी वफादारियां मैं अभी भी कंटिन्यू करूं और घर में बगैर सैलरी के बैठूं, और मेरे पास कितना बैकअप मौजूद है कि मैं कितने दिन इंतज़ार कर सकता हूं, या फिर वो सोचता है कि नहीं यार मैं इसको अवेल कर लूं बिकॉज मेरे लिए कोई बैकअप नहीं है, मेरे बॉस के पास बैकअप था, मेरे साथ नहीं था। अब वहाँ पर उसके टर्म्स उस बॉस से तो ख़राब हो गए जिसको फायर किया गया था। समटाइम बॉसेस ये भी करते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लैकमेल करते हैं। अगर आपके सबऑर्डिनेट्स, आपकी टीम एक बहुत अच्छी, बहुत वर्किंग टीम होती है, तो आप अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, और उसमें समटाइम आप अपने 1-2 लोगों की और भी बात करते हैं कि ना जी आप इतने बेनिफिट्स मुझे मजीद देंगे तो आई विल स्टे विद यू, अदरवाइज आई विल क्विट विद माई एंटायर टीम। तो वो समटाइम ये एक बड़ा इलीगल एक्ट हो जाता है कि आप प्रेशराइज करके कुछ अपनी डिमांड्स इतनी ज़्यादा आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं कि उस वक्त तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी बात मान लेती है, लेकिन जैसे ही उसको कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव मिलता है क्या आपके उरूज को ज़वाल लगता है? क्योंकि हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आज आपकी तूती बोल रही है और चीज़ें बड़ी बेहतरीन है आपके लिए, ये हमेशा नहीं रहेगा उरूज। लेकिन मुझे उरूज बल्कि आते हैं उज़्मा की तरफ। उज़्मा, मुझे बताएं कि कभी कभार बली का बकरा, यानी हमने बचपन में ऐसी कहानियाँ देखी हैं ना कि कत्ल तो बड़े साहब से हो गया, लेकिन उनका इल्ज़ाम किसी उनके छोटे ने, और ख़ास तौर पे ये फ्यूडल्स में बहुत दिखाया जाता था एटलीस्ट कहानियों में, कि जी वो उससे इल्ज़ाम अपने सर ले लिया कि नहीं जी ये कत्ल मुझसे हुआ है, विद द प्रॉमिस कि जो साहब हैं, जो बड़े साहब हैं, चौधरी साहब, मेरे बच्चों का ख्याल रख लेंगे और उनके बगैर मैंने जाना कहाँ है, वही तो मेरे सेफ्टी नेट है। ये तो देखो फ्यूडल सिस्टम में तो जाहिर सी बात है आपकी पूरी फैमिली के सर्वाइवल का इशू हो जाता है। हाँ। तो अगर आप नहीं करेंगे तो भी इशू है, तो वो तो एक बहस ही अलग है। हम जब कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे देखो एज ए इंडिविजुअल कसूर जो है वो हर एम्प्लॉय का अपना अपना भी होता है, अगर आप इसको नुकसान की सूरत में देख रहे हैं तो। मैंने कभी अपने आप को, मैं खुद ही तो चिपकी नहीं हूँ अपने टीम के साथ या अपने बॉस के साथ। आप टीम नहीं होते किसी इदारे में, जब आप एक काम के लिए टीम होते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस इदारे के एम्प्लॉय हैं तो आपने अपनी इंडिविजुअलिटी तो बनानी ही है। लेकिन अगर आप खुद कंफर्ट जोन में आ गए कि जी मैं इनके साथ चिपका रहा हूँ तो मेरा सब कुछ होता रहेगा, नहीं, आप उस इदारे के मुलाजिम हैं, उन साहब के मुलाजिम नहीं है। तो इनफरादी तौर से मुझे अपने आप को भी अपग्रेड करना है। दूसरी चीज जो एक पहले बात हो रही थी कि बॉस ने बोल दिया वर्बली आपको और आपको वो करना है तो आप फंस जाते हैं, तो उसका बहुत आसान तरीका मैं देखने वालों को बताऊंगी कि जो भी बॉस आपको बोले आप उसको एक ईमेल कर दें कि जी आपने ये कहा था और मैं आपके कहने पर ये काम कर रहा हूँ।
सो दैट्स इट। अच्छा, ये कॉर्पोरेट्स और बहुत स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट्स में ये सलाह चल सकती है, लेकिन जो मिसाल इरम जी ने दी थी वहाँ पे शायद इसकी भी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि आप दूसरे को ब्लैक एंड वाइट पे तो वो चीज़ आ ही नहीं सकती। दीज आर कॉल्ड प्रेशर्स एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। लेकिन जी बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। आपको हाल ही में होने वाली जो इतनी रिसेशन का पीरियड है, काफ़ी कंपनीज़ ने राइट साइजिंग की है और आपको बड़ी रोशन और अच्छी मिसालें भी मिलेंगी जहाँ जो लीडर था, जो भी ग्रुप हेड था, उसने पहले ये मौजू जाना कि अगर मेरे पूरे डिपार्टमेंट को फायर किया जा रहा है तो इन 100-150 लोगों को एडजस्ट करने में मैं जिसको जहाँ जहाँ हेल्प कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँ। किसी को कोई मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी को अगर कोई सपोर्टिंग लेटर की ज़रूरत है, किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, तो मैं वो करूँ। और ऐसे ही वो लोग होते हैं जिनको कदर की निगाह से देखा जाता है और अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है, वरना बॉसेस तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बड़ा कमेंडेबल है और यहीं से इंसान की असल जो लीडरशिप क्वालिटी है वो जांची जा सकती है कि मुश्किल के वक्त में क्या आप अपनी टीम को यू विल थ्रो देम अंडर द बस और कहेंगे कि जी मेरा कसूर नहीं था, ये तो टीम ने नहीं बताया था, या आपसी ब्लेम गेम में पड़ जाएंगे, या जब मुश्किल का वक्त आएगा तो यू विल बी अ लीडर एंड यू विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये फ़र्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इरम जी, आपने इर्द गिर्द क्या देखा है? लोग ब्लेम डालना आसान समझते हैं या वो लीड करते हैं मॉरल्स? सिद्रा, ब्लेम डालना तो ब्लेम गेम से तो आसान कोई और चीज़ ही नहीं होती। हाँ। ना, इससे मतलब तुम देखो अक्सर हम ये तक करते हैं, तुम्हारी बात पे आने से पहले थोड़ी सी एक बात करूँगी कि हम कहते हैं कि यार मैं तो इस किस्म का आदमी नहीं हूँ, बेसिकली उसने मुझे इतना गुस्सा दिलाया इसलिए मैंने ये किया। जबकि हकीकतन ये एक बात हकीकत है कि हमारे अंदर से बाहर वही आता है जो हमारे अंदर होता है। इसकी मिसाल अगर तुम एक किसी भी फ्रूट से या किसी भी चीज़ से ले लो, तुम उसको स्क्वीज़ करती हो, उसमें से निकलता वही है कि जो उसके अंदर मौजूद है। हमारे अंदर से भी निकलता वही है जो हमारे अंदर मौजूद होता है। ज़रा सा किसी ने ट्रिगर किया और बात आ गया, फिर हम वो ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं कि जी मेरा तो बिहेवियर इस वक्त इसलिए ऐसा हुआ था कि इन्होंने ऐसा कहा था। तो ये तो सबसे आसान चीज़ है। अब बात जो तुमने कही है, तो ये जो हाई वैल्यू वाले लोग होते हैं ना, ये होते ज़रूर है कि अहले ज़माना कदर करो, नायाब नहीं कामयाब हैं हम। कि कम होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं कि जिनको इतना एहसास ज़रूर होता है कि यार अगर पूरी टीम को निकाला गया है, पूरे डिपार्टमेंट को फायर किया गया है, तो अब ये क्या करेंगे। तो क्योंकि उसकी एक हैसियत होती है मार्केट में और उसका जो एक वर्डिक होता है वो किसी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो वो फिर ये ज़रूर करता है कि जहाँ भी ज़रूरत उसके एम्प्लॉय को उससे होती है वो उसके बैक पे खड़ा होता है। और ऐसे ही लोगों को, जैसे तुमने कहा, कि फिर लोग याद भी करते हैं और वो दिलों में भी रहते हैं और फिर वो दुआओं में भी रहते हैं। लेकिन मुझे बताएं, इसी की एक एक्सट्रीम ऑपोजिट साइड भी है। यानी यहाँ तो हम कह रहे हैं ना किसी अच्छे काम में आपकी पुष्पनाही की जा रही है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है। कई दफ़ा हद से तजावुज़ करने, गैर कानूनी कार्रवाई करने में भी आपको पुष्पनाही हासिल होती है। हम सब ने 90s में बचपन गुजारा है, तो हमें पता है कि जी इनकाउंटर्स का हम बहुत सुनते थे। यानी किसी कमज़ोर इंसान को मार दिया और ये शो किया कि ये आदि दुश्मन था, मुजरिम था, और देखें जी हमने मुजरिम का कला कमा कर दिया। लेकिन दरअसल आप किसी बेगुनाह शख्स को मार रहे होते हैं, मारने वाले को भी पता होता है, लेकिन उसको पुष्पनाही हासिल होती है। ऐसे सिनेरियोज़ में क्या होता है रम जी? ऐसे सिनेरियोज़ में तो हमने ये कहा ना कि गेहूं के साथ घुन पिसते, बड़ा ख़तरनाक तुम्हारा सवाल है। और 90s का तो जो है साल और उनसा है वो वैसे ही बहुत ख़तरनाक है। लेकिन यार तुम देखो, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो सिर्फ कमज़ोर को नहीं मारा जा रहा होता, पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक्स के ऊपर बहुत इनकाउंटर हो जाते हैं अगर हम 90s को याद करें। दूसरी चीज़ पूरी दुनिया में बाय द वे मैं देखती हूँ कि भारत में भी यही हिस्ट्री नज़र आती है, हमें बांग्लादेश में भी यही हिस्ट्री नज़र आती है। जितनी भी हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जहाँ तुम देखो ये है। और इसमें एक और सेटबैक होता है कि जब दहशतगर्दी या इनकाउंटर्स बढ़ जाते हैं तो लोग अपने पर्सनल ग्रजेस भी इस वक्त निकालते हैं और वो इनकाउंटर के खाते में चला जाता है। अच्छा, और इसमें आपने बिल्कुल सही कहा उज़मा, आपको याद होगा कि मसलक की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर एक तरह से वावेला खड़ा करने के लिए, आपसी तफरका डालने के लिए भी ऐसी कार्रवाई की जाती है, और फिर बाद में उसके ताने माने मिलते हैं कि नहीं जी ये तो अपनी आपसी कदूरत थी, जिसको अदावत थी, जिसको वो ख़त्म करने के लिए ये सब किया गया है। ऐसी सिचुएशन में नुकसान किसका होता है? सदा नुकसान तो हमेशा कमज़ोर का ही होता है और हमेशा से पावर गेम रहा है, चाहे पैसे की ताकत हो, चाहे असलहे की ताकत हो, चाहे पोजीशन की ताकत हो।
जब आपको उसको इस्तेमाल करना होता है तो इस्तेमाल आप हमेशा अपने से कमतर पे ही करते हैं। सही। और ये फिनोमेना कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि हजारों सालों से जो है ना यही फिनोमेना चला आ रहा है और शायद ये इंसानी फितरत है। हाँ, हम अपने बच्चों की ये तरबियत जरूर कर सकते हैं कि आप उनको ये बताएं कि आप किसी की जात से इख्तलाफ नहीं करें, उसकी बातों से इख्तलाफ करें। तो अगर आपको उसका कोई अमल पसंद नहीं है, आप उसको काउंटर करें कि जी मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन उस इंसान की अच्छी बातें भी होंगी। तो बात से इख्तलाफ करना जब आप अपने बच्चों को सिखा देंगे, जात से नहीं, तो यही बच्चे बड़े होकर फैमिलीज बनाएंगे, यही बच्चे बड़े होकर इदारों में काम करेंगे, तो वो उसी कल्चर को, उसी सोच को आगे पास ऑन करेंगे। खत्म नहीं हो सकता, लेकिन काफी हद तक कम अच्छा, इसको थोड़ा सा लाइट हार्टेड करते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे कैनवसेस खोले। सना, कमिंग टू यू, मुझे बताइए कि जब आपके पास बिल्कुल पावर नहीं होती, जब आपके करियर का आगाज़ होता है और आप किसी इदारे को एज एन इंटर्न ज्वाइन करते हैं, तो चलो बेशक जो लोग परमानेंट हैं, मैनेजमेंट ट्रेनीज़ हैं, एमटीज़ हैं, वो तो फिर कुछ कर पाएंगे, लेकिन इंटर्न को तो मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम दिए जाते हैं, सबसे परेशान करने वाले काम दिए जाते हैं और वो बेचारा इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सिद्रा, इस तरह ही होता है जब एक सीनियर बंदा है जिसके पास एक्सपीरियंस है ना, वो ये टाइम भूल जाता है कि वो भी किसी टाइम पे इंटर्न था। सही, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है कि जब हम एक न्यू ट्रेन को या न्यू इंटर्न को हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमें अपने बैग पे ज़रूर सोचना चाहिए कि हम भी किसी टाइम पे इंटर्न थे और हमें भी किसी ने सिखाया था। अब अगर ये सोचते हुए अगर आप किसी को कोई चीज़ सिखाते हो, बताते हो, तो फिर मेरे ख्याल से आप उसको भी अपना बेस्ट दोगे और वो भी अपना इंटर्न जो है वो बेस्ट देगा। लेकिन ज़माना बहुत बदला है आज से। अगर आप 10 साल 20 साल पहले देखें, जो इंटर्न्स होते थे उनको सवाल करने की इजाज़त नहीं थी, आगे से जवाब देने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज की जो नौजवान नस्ल है, आज के जो छोटू आए हैं, वो उस तरह की लिहाज नहीं रखते। अगर उनको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो वो पलट कर आपसे सवाल भी करेंगे, वो पलट कर आपको जवाब भी देंगे। क्या ये तब्दीली आप देख रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास ऑफिस में न्यू इंटर्न्स आते हैं तो कभी कभी इस बात में उनका इख्तिलाफ़ हो जाता है कि मेरे जो सीनियर हैं वो मुझे एज अ बॉस मुझे गाइड करें, एज अ बॉस बता रहे हैं। तो डेफ़िनेटली जब आप एक चीज़ सीख रहे हो, मेरे ख्याल से ये चीज़ें टॉप टू बॉटम है और बॉटम टू टॉप है। सीनियर को भी चाहिए कि वह जूनियर को एज अ जूनियर और लर्निंग फेज़ में सिखाए कि हाँ भाई वो सीखने आया तो मैंने उसको सिखाना है। और ऐसे ही जूनियर को भी चाहिए कि यार मैं सीखने आया हूँ तो जो मुझे सिखा रहा है, जैसे घर में आपके माँ बाप आपको कोई बात बताते हैं तो फिर डेफ़िनेटली आप थोड़ी उस टाइम तो बेशक आपको नहीं समझ आ रही कि ये मुझे समझा रहा है, बता रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें दोनों साइड पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये तो हमने इंटर्न्स की एक ऑफिशियल एनवायरनमेंट में बात की। इरम जी, आप तो यूनिवर्सिटी में इनको नोटिस करी होती, कई दफ़ा मैंने देखा है डिपार्टमेंट्स की आपसी लड़ाई, या बच्चे बेचारे ने अब पास आउट करना है, ग्रेजुएट करना है, तुम फलानी जगह से क्लियरेंस लाओ, अब तुम लाइब्रेरी भागो, वहाँ से क्लियरेंस पहले साइन कराओ, ट्रांसपोर्ट से कराओ। और अगर मूड नहीं है, किसी के आपस में कोई इख्तलाफ है, कॉमर्स का डिपार्टमेंट पसंद नहीं है, साइंस का डिपार्टमेंट पसंद नहीं है, तो फिर चक्कर पे चक्कर लगवाते रहते हैं। असल में उनको एहसास ही नहीं होता कि बच्चे का नुकसान कितना हो रहा है। इसके अलावा मैं तुम्हें बताऊं, बच्चे के रिज़ल्ट पे यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स की, अगर वो टीचर किसी भी वजह से बच्चे को पसंद नहीं कर रहा, अब वो अपना रिज़ल्ट, और ये टीचर्स करते हैं ऑनेस्टली, वो अपना रिज़ल्ट नोटिस बोर्ड पे नहीं लगाते। आई डोंट वांट टू नेम द टीचर, जो एक हमारे टीचर थे, उनका सिर्फ ये काम था कि वो हर दिन आके नोटिस बोर्ड देखते थे कि किस किस का रिज़ल्ट लग गया, और लिटरली वो उस बच्चे के जो भी उनको नहीं नापसंद थे शदीद, उनके नाम देखते थे, और फिर उन्हें जितनी टांग खींचनी होती थी उसकी डिवीज़न गिराने के लिए वो अपने पेपर में खींच लेते थे। तो ये तो मतलब एक बड़ी लिविंग एग्जाम्पल्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो होती है। लेकिन एक चेंज सिद्रा जो अब मैंने देखा है कि अगर क्लास में आपकी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि मैं विजिटिंग फैकल्टी में डील करती हूँ, तो 3 आवर्स की क्लास होती है, ठीक है, हम भी थोड़ा सा एहसास करते हैं कि हम थकते हैं तो बच्चे भी थक जाते हैं, लेकिन सम टाइम पहले ऐसा नहीं था। एक तो अब हर बच्चा बैक बेंचर बनना चाहता है, आगे बैठना ही नहीं चाहता, आगे की 2 रोज चाहते हैं वो छोड़ दें। क्या उनकी साइकोलॉजी है, भाई आ जाओ आगे बढ़ना, ये फिर कैसे नौजवान नस्ल आगे बढ़ेगी? और उसके बाद भी नहीं चाहती। एक और प्रॉब्लम क्या कि अगर आप पीछे बातें कर रहे हैं और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और आप उन्हें बोले कि भाई आगे आ जाओ, कुछ बच्चे आ जाएंगे और कुछ बच्चे बहुत तमीज़दारी से आपके कहेंगे नो मैम आई एम फाइन हियर, और उनके उस स्टेटमेंट से आपको पता चल जाता है कि ज़्यादा इनके साथ छेड़छाड़ इस वक्त नहीं करनी है, मतलब वो इतने स्ट्रबन होते हैं।
तो बड़ी एक अलग अंदाज में आपको डील करनी पड़ती है आज की क्लास। ये एक चेंज मैंने देखा विद इन 2 years, आई मस्ट से दैट आफ्टर कोरोना। मतलब मुझे एक ये चेंज देखने को मिला बच्चों के एटीट्यूड। जी हाँ, मैं ये कहूँगी कि एक्चुअली यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें तो बच्चे तो ये समझते हैं कि उनको सब आता है, टीचर इतना अपग्रेडेड नहीं है, तो इसलिए भी वो इग्नोर करते हैं क्लास में, ठीक है। और काफ़ी हद तक ये बात काफ़ी मतलब 50% जो है ये बात ठीक भी है। बहुत से टीचर्स भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, वरना कोई टीचर अगर स्मार्ट है तो बच्चे उसकी क्लास बड़ी शौक से भी ले रहे होते हैं। जहाँ हम प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे थे, जब हम प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे थे तो उसके अंदर ये था कि जो आपने अपने आप को 3 चीज़ें सिखानी है। मैं सिर्फ देखने वालों के लिए बात बता रही हूँ कि आपने अपने काम पे फोकस करना है, अपनी शख्सियत पे फोकस करना है और अपनी नेटवर्किंग पे फोकस करना है। तो आप जो है, लेकिन ये तमाम चीजें उस्मा किसी की गाइडेंस और किसी उस्ताद के बगैर नहीं हो सकती। देखिए बहुत कम ऐसे एक्सेप्शनल टैलेंट होगा जो खुद से आगे बढ़ता है। एंड आई थिंक आई समहाउ अग्री विद इरम जी। और मुझे लगता है कि हर दफ़ा जब हम उस्ताद ही को कटहरे में खड़ा कर देते हैं कि भाई अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे तो आप में कमी है, आप क्रिएटिव नहीं है, आप उनकी अटेंशन नहीं ले पा रहे, ये भी मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हमें तो एटलीस्ट कहा जाता था कि सही है गलत है, उस्ताद तुमसे ज़्यादा जानता है। नहीं, ये बिल्कुल उस्ताद बिल्कुल जानता है। इज्जत करना जो है ना, वो तो वही बात मैं कह रही थी कि एक तो यूनिवर्सिटीज़ हो गई, फिर इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो घर है। घर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, आजकल के बच्चों की जो बात हो रही थी, जैसे हमारा बेटा जब छोटा था, हमें तो हमारी अम्माएं घूरती थी ना, तो हम सीधे होके बैठ जाते थे महफिल के अंदर, कुछ गड़बड़ हो गई है बेटा, अब बस तमीज से बैठ जाओ। हमने अपने बेटे को एक महफिल में घूरा तो वो घूम के, वो उस वक्त 5 साल के थे, वो आए मेरे पास कि मम्मा आप ऐसे क्यों घूर रही हैं। मैंने कहा बेटा आप मिसबिहेव कर रहे थे। तो मुझे कहते हैं कि मम्मा आप मुझे बुलाइए और बुला के बोल दीजिए कि मैं मिसबिहेव कर रहा हूँ। आपने नोट किया था कि आप किस किस्म के फेसेस बना रही थी, सब लोग क्या कहेंगे इस बच्चे की मदर को मैनर्स ही नहीं है पार्टी में बैठने के। और मैंने रियलाइज किया कि जब मैं आंखें यूं करके उसको घूर रही होंगी तो वाकई में कितनी स्टूपिड लग रही होंगी। सो दैट चाइल्ड केम टू मी एंड उसने आके मुझे, तो ये आजकल के बच्चे हैं, ठीक है, इनके साथ डीलिंग जो है वो हमारी वाली नहीं होती। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। जी बात मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि देखो अभी जैसे उस्मा ने बच्चों की बात की, तो मैं इसकी बात को थोड़ा सा रिलेट करूँगी अपने छोटे बेटे से, कि वो तो ये भी नहीं चाहेगा कि मैं उसे अकेले बुला के कह दूँ। लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है, उसको आज भी अगर मैं एक दफ़ा सिर्फ नज़र उठा के देखती हूँ तो उसको मैसेज मेरा चला जाता है कि अम्मा इस वक्त क्या चाह रही हैं, कि मैं चुप हो जाऊँ, मैं बोल दूँ, मैं उठ जाऊँ, या क्या करूँ। दूसरी बात ये, यूनिवर्सिटी में मैं ये इस बात को नहीं मानती, आई एम सॉरी उस्मा, कि बच्चे टीचर से ज़्यादा अपग्रेडेड होते हैं। वो जिन चीज़ों में अपग्रेड होते हैं उनसे उनके कोर्स का कुछ लेना देना नहीं होता। बच्चे अक्सर कोर्स अपनी मर्ज़ी से लेते हैं और अक्सर कोर्स उनको ज़बरदस्ती असाइन किए जाते हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी का कोर्स में वो लेट हो गए होते हैं और उनको मिलता नहीं है। हाँ जी। तो उसमें वो अपग्रेड हो ही नहीं सकते। जिन बच्चों का अपनी मर्ज़ी का कोर्स होता है उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीखना चाहते हैं, वरना 60% बच्चे दोनों सूरत हाल में वो होते हैं कि जो सिर्फ अपनी मार्कशीट के लिए और मार्क्स के लिए कि हमें मटेरियल मिल जाए, हम याद कर लें, हम बस पेपर दे देंगे, निकाल दें, और वो क्लास में वो इंटरेस्ट नहीं लेते। उनका मकसद वो लर्निंग नहीं होता। मेरी क्लास में मोबाइल फ़ोन्स इवन एट यूनिवर्सिटी लेवल्स आर नॉट अलाउड। आप स्विच ऑफ करके बैठे। पहले दिन मैं ये कह देती हूँ, अच्छा यानी ये हम टॉपिक से थोड़े से दूर निकल आए हैं, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनके साथ ज़्यादा हमदर्दियाँ नहीं हो सकती। इनके लिए आप ये नहीं कह सकते कि गेहूं के साथ घुन फिस रहा है। ये अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ना भी जानते हैं, बहुत स्मार्ट हैं, ये किसी हाल में भी विक्टिम नहीं है, बल्कि इनको ग्रूमिंग की, सपोर्ट की, मेंटोरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी वक्त के साथ साथ, और जिसकी क्योंकि हमने बहुत सारे एंगल्स डिस्कस किए। आपको अपने काम में स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप पे अनड्यू प्रेशर है या किसी और की लड़ाई में आप एक कोलैटरल डैमेज बन रहे हैं, तो आपका सबसे बुनियादी उस वक्त फ़र्ज़ ये है कि आप अपना दिफा करें और उसके लिए सही तरीके अपनाएं। उसके लिए देखें कि आपके पास क्या प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं इन एनी सिचुएशन दैट यू आर इन। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन। कभी कभार आप वाकई हालात में वल्नरेबल होते हैं, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ इरम जी मौजूद थी, उज़मा हमारे साथ थी और सना हमारे साथ थी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।